हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हम यहाँ पे कुछ चैप्टर्स कराने के बाद आपसे किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन या कोई पैकेज लेने की बात नहीं करते भाई, क्योंकि हम पूरा कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को। इस चैप्टर में हमने इसके पूर्व में देखा हुआ है कि कणों का निकाय का मतलब है क्या। यानी हमने ऐसा कहा कि अगर एक कोई द्रव्यमान, एक कोई पिंड है, तो वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। और कितने कण होंगे? तो मैं कहता हूं n नंबर ऑफ कण होंगे। n नंबर का मतलब आपको जितना लगे उतने नंबर्स आप रख सकते हैं। जैसे हमने उसमें समझा दो निकायों के लिए, मतलब दो द्रव्यमानों के लिए भी एक निकाय हमने समझा, और हमने असंख्य द्रव्यमानों के लिए भी एक निकाय समझा। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एक द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान बहुत ही छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होगा, और उन सभी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो भाई उसको हम कहेंगे कि पूरा एक द्रव्यमान नहीं है, वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ द्रव्यमानों का योग है। फिर हमने उसी के संदर्भ में पढ़ा कि भैया ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन इनको हम किस तरीके से देखें, मतलब कैसे कैलकुलेशंस बनाएंगे, किस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो हमने कहा कि ना ये पूरे n नंबर ऑफ मासेस की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ये मान लो कि ये सभी मास उसके एक केंद्र पर जाकर के अवस्थित है, और उसको हमने द्रव्यमान केंद्र कह दिया। इसके बाद हमने उससे संबंधित बहुत सारी चीजें देखी, और इसके बाद हम बढ़कर के आगे उसके अगले पोर्शन पे, जहां पर हम बात करें घूर्णी गति की। घूर्णी गति में फिर हमने देखा कि क्या वो सिर्फ द्रव्यमान केंद्र घूम रहा है, या उस द्रव्यमान केंद्र के परितः बहुत सारे जो कण हैं वो सब घूम रहे हैं। तो हमने कहा आप द्रव्यमान केंद्र मत कहिए उसको, अब कहिए उसको अक्ष। तो मतलब किसी अक्ष के परितः ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे गति करेंगे। तो हम यहां पर घूर्णी गति के बारे में पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें पढ़े, और हमने लगभग सभी के पैरेलल एक वर्ड सीखा। जैसे कि हमने वहां पर जब रैखिक गति में बात करी थी सिंपली बल की, तो यहां पर हमने बलाघूर्ण की बात कर ली, है ना। जिस तरीके से हमने वहां पर डिस्कशन करके आए थे क्या भाई, कि हमारे पास में क्या होगा, एक विस्थापन होगा अगर बल लगेगा तो यहां पर हमने कहा कि इसमें कोणीय विस्थापन होगा। फिर हमने गति के समीकरण भी देखे। अब बारी आ गई है कहां पे, तो अब बारी आ गई है कि हम पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय। जड़त्व आघूर्ण बिल्कुल वही चीज है भाई जो हमारा द्रव्यमान होता है रैखिक गति में। रैखिक गति में जो द्रव्यमान बिहेवियर शो करता है, एज इट इज सेम चीज है हमारा जड़त्व आघूर्ण। अब इस पर प्रमेय है, कुछ थ्योरम्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। और थ्योरम्स आपको पता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि कंडीशनली प्रूवन होती है ना। किसी कंडीशन में किसी कह सकते हैं कि कुछ उसके लिए पॉइंट्स रखेंगे जिसके संदर्भ में वो क्या होगी, वो सिद्ध होगी। तो आइए चलते हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे एंड डिस्कस करते हैं। तो यह है जड़त्व आघूर्ण पर पहला प्रमेय, जिसको हम कहते हैं योग का प्रमेय। ठीक है, फिर इसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगी। इसके बाद में आएगी समांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय भी। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, योग का प्रमेय क्या कहता है। तो योग का प्रमेय यह कहता है कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण होता है, उसी घूर्णन अक्ष के परितः जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स के आघूर्णों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। इन्होंने सिंपली अपने से यह कहा कि ये जो आई होगा, जड़त्व आघूर्ण को किससे डिनोट करते भैया, आई से। तो क्या कहा हमने कहा कि ये जो आई होगा, ठीक है, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू जितने भी हो उन सभी का योग होगा। ये क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए कह रहे हैं कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। सपोज ये हमारा एक कोई क्या है भाई, एक हमारा निकाय है, एक पिंड है जो कि m नंबर ऑफ पार्टिकल से बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, और इसका जो घूर्णी अक्ष है यह है इसकी घूर्णी अक्ष। ठीक है, इसके परितः ये क्या होना है भैया, घूमना है। तो जब मैंने कहा कि इसमें तो खूब सारे कण हैं, तो खूब सारे कणों को चलिए निर्दिष्ट कर देते हैं। मैं ऐसे ही कुछ रैंडमली कुछ द्रव्यमानों को ऐसे बना देता हूं। अब होने को तो असंख्य है, मैंने कुछ को ही यहां पर क्या कर दिया, फ्रेम कर दिया। अब अगर इनकी मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि भैया
जो हमारा आई होता है ना, हमारा क्या आई जो होता है ये अपने आप में होता कितना है भैया, तो ये होता है एम आर स्क्वायर। कितना होगा, एम आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल, है ना। या फिर हम लोगों ने इसको ऐसा लिखा था कि आई जो होता है वो समिशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n एम आई आर आई स्क्वायर होता है। तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो होगा हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल, जैसे मान लीजिए मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, तो इसको मैंने कह दिया m1, तो इसके डिस्टेंस को r1 ले लेता हूं। इसको मैंने कह दिया भैया ये m2 है, तो इसके डिस्टेंस को r2 ले लेता हूं। ऐसे ही मैंने इसी एक्सिस से लंबवत इसको कह दिया कि भैया ये m3 है, तो ये r3 ले लेता हूं। ऐसे ही मैंने इसको ले लिया, ठीक है, इसको ले लेते हैं। इसको मैंने कह दिया कि भैया मेरा n1 है, तो इसको मैंने कह दिया rn हो गया। मतलब ये जितने भी पार्टिकल्स घूम रहे हैं इन सभी के इंडिविजुअल का जो जड़त्व आघूर्ण होगा उन्हीं का समीशन ये होल ऑब्जेक्ट देगा। बिल्कुल सेम टू सेम है जिस तरीके से हमने किसकी बात कही थी, सेंटर ऑफ मास की बात की थी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में हमने क्या कहा था, द्रव्यमान केंद्र पे हमने क्या कहा था कि इस पूरे पिंड का द्रव्यमान एक केंद्र पर स्थित होगा जो कि सभी के जितने भी द्रव्यमान है ना, उनका जब सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करते हैं तो सभी के योग के बराबर होता है, सभी के द्रव्यमानों के योग के बराबर। तो वैसे ही यहां पर हम कह रहे हैं कि जड़त्व आघूर्ण कितना होगा भाई, तो इंडिविजुअल सभी पार्टिकल्स एक एक कण जितना जड़त्व आघूर्ण प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं के योगफल के बराबर होता है हमारा कुल जड़त्व आघूर्ण आई। पॉइंट क्लियर है। अगर इस चीज को अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं कि यदि अगर कोई हिस्सा इसमें से काट करके बाहर कर दिया जाए, है ना, इसमें से एक टुकड़ा बना दिया, उसको बाहर कर दिया, तो फिर नए पार्ट का यदि कोई m द्रव्यमान, m डैश कह देता हूं, m डैश द्रव्यमान का टुकड़ा निकाय से बाहर हो गया, बाहर हो जाए, निकाय से मतलब इस सिस्टम से उसको बाहर कर दिया, अगर निकाल दिया, तोड़ दिया, कट गया, तब क्या बोलूंगा, तब मैं कहता हूं कि नया जो नया जनरेट होगा क्या भाई, जड़त्व आघूर्ण, वो क्या होगा, तब नया जड़त्व आघूर्ण। तो नया जड़त्व आघूर्ण जो जनरेट होगा वो हो जाएगा हमारा, जो आई हमारा ओरिजिनली था माइनस आई डैश, एम डैश का निकला था बाहर, तो आई में से उस आई डैश को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि इसमें से ये i3 वाला टुकड़ा बाहर हो गया, तो कुछ नहीं, इस आई में से इस i3 को माइनस कर दीजिए, जड़त्व आघूर्ण आपको बराबर से मिलेगा। यानी जो कण, जो पार्टिकल उस सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल गया, उसका जड़त्व आघूर्ण आप टोटल में से माइनस कर दीजिए, वो नए बचे हुए हमारी जो होगी निकाय, उसकी जड़त्व आघूर्ण हो जाएगी। मतलब इसको मैंने यहां से काट करके अलग किया था, तो अब तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इतना अंदर वाला ही बचा, यही बचा, यहीं तक बचा, ये वाला से हिस्सा तो गायब हो गया। तो इस वाले हिस्से का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा भाई, तो अलग से इस आई डैश को आप इसमें से सिंपली माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो गई कि ये जो हमारा आई यानी टोटल जड़त्व आघूर्ण जो मिला है वो कैसा मिला है भाई। तो मैं अगर लिखता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि आई जो फाइनली मुझे मिला, ठीक है, कुल जड़त्व आघूर्ण वो सभी निकायों के इंडिविजुअल के जड़त्व आघूर्ण के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूं इसको कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू मैंने लिख लिया भैया IN। अब यहां पर I1 की अगर वैल्यू कहते हैं तो कितनी होनी चाहिए, तो ये हो गई M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर अप टू MNRN स्क्वायर, यही होगी, है ना। तो मतलब ये टोटल आई कुल जड़त्व आघूर्ण, कुल जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर आपको दिख रहा है भाई, तो सभी कणों के, है ना, सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर, सभी कणों के
अलग अलग, सभी कणों के कैसे भाई, तो अलग अलग, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ठीक है ना, सभी कणों के अलग अलग जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर। इसी को ये जो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट हमने लिखी है, इसी को कहते हैं हम क्या भाई, तो इसी को कहते हैं हम एडिशन थ्योरम, है ना। क्या कहते हैं हम, जड़त्व आघूर्ण के लिए योग का प्रमेय, थ्योरम ऑफ एडिशन। ठीक, क्या है भाई, टोटल जितना भी उसने बल आघूर्ण जनरेट किया है, टोटल जितना, सॉरी जड़त्व आघूर्ण, टोटल जितना उसने जड़त्व आघूर्ण डेवलप किया है वो टोटल होगा किसके बराबर, तो जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे उनके इंडिविजुअल के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर। क्लियर हो गई है बात। तो आइए चलिए हम अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम जरा चर्चा करते हैं हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ऐसा कहना है कि अगर मान लीजिए एक इस तरीके का कोई सिस्टम है ना, एक तरीके की ये कोई बॉडी है जिसमें हम ऐसा कहते हैं कि इसको ए बी के परितः घुमाना है। किसके परितः घुमाना है, ए बी के। अगर इसको ए बी अक्ष के परितः घुमाते हैं तब ऐसा कहते हैं कि इसके द्वारा जो जड़त्व आघूर्ण जो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, है ना, वो कितना मिलेगा भाई, तो वो मिलेगा, इसमें जड़त्व आघूर्ण जो मिलेगा वो मिलेगा इसमें जो सेंटर ऑफ मास, मतलब ये एक सीडी जो लाइन है ये कहां से जा रही है भाई, तो ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, है ना, या फिर गुरुत्व केंद्र कहिए, चलिए गुरुत्व केंद्र मतलब क्या भाई, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कह रहे हैं कि ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, उस वाले अगर पॉइंट से जा रहा है जहां पर सेंटर ऑफ मास भी है, तो सेंटर ऑफ मास प्लस इन दोनों के बीच की, ठीक है, कुल मास इंटू ए स्क्वायर, इसके बराबर होता है। किसके बीच की भाई, तो मैं कहता हूं कि कुल मास और ये दोनों एक्सिस, तभी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कह रहे हैं। पैरेलल क्यों कह रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास हो रही है, या मैं कहूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन पास हो रही है, वो जो अक्ष है उसके हमारा जो घूर्णी अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, समानांतर दिख रहे हैं। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर देखिए प्रूफ करते हैं। किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, मतलब I इक्वल्स टू ICM प्लस MA स्क्वायर। आइए हम जरा इसको बना करके समझते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया एक काम करिए, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए ऐसे आड़ा टेढ़ा, तो चलो एक ऑब्जेक्ट हम ले ही लेते हैं। एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी लेना है भैया, रैंडम, है ना, कुछ भी रैंडमली। अब इसमें यह रहा हमारा अक्ष, कौन सा भाई, ये हमारा रहा एक अक्ष जिसके परितः मुझे इसको घुमाना है। ठीक है, इसके परितः क्या करना है, इसको घुमाना है। ठीक है, ये आर पार है भाई, ऐसा है, ये ऐसा है बिल्कुल। अब इसके परितः क्या करना है, इसके परितः इसको ऐसा 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 ये घूमना है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है। अब दूसरा जो है, एक और अक्ष लेना पड़ेगा मुझे। दूसरे अक्ष को मैं लेता हूं यहां पर, देखिए, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से होकर के जाए। ठीक है, अब इनको डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये वाली लाइन है नहीं हमारे पास। अभी आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर कि अभी हमने किया क्या भाई, तो हमने किया हुआ यहां पर ये जो है ये हमारा सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। ठीक है, ये है हमारा जी। ठीक, और ये हमारा एक्सिस है ए बी जिसके परितः इसको हमें घुमाना है। ये सी डी है जो कि हमारा जो गुरुत्वीय केंद्र है वहां से होकर के जा रहा है। ठीक है,
तो मैं कहता हूं ये तो जो बॉडी है, ये जो ये आपको दिख रही है आड़ी टेढ़ी सी निकाय, ये भैया ये तो बहुत सारे पिंडों से मिलकर के बनी है। तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मैंने यहां पर ले लिया एक पॉइंट P, जहां पर मैं कहता हूं कि एम द्रव्यमान का एक कण है। तो यहां पर कहा यह जाता है कि यदि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, यहां से यहां तक की बीच की जो दूरी है, और ये यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है, अगर इसकी दूरी को मैंने कह दिया a, जैसा कि हमने यहां पर भी डिस्कस किया, इनके बीच की दूरी क्या है a, और ये जो GP के बीच की दूरी है, ये G से ये P पॉइंट तक के बीच की दूरी है, इसको मैंने कह दिया अगर x। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो जड़त्व आघूर्ण मुझे मिलेगा, I जो मिलेगा वो मिलता है ICM प्लस टोटल मास और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इनके योग के बराबर होता है, इसी को हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसी को हम कहते हैं समांतर अक्ष प्रमेय। तो मतलब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं समांतर अक्ष प्रमेय। चलिए, तो ये हो गया भैया हमारा क्या है, समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय करना क्या भैया समांतर अक्ष प्रमेय में? तो देखिए, अब फटाफट से अब काम शुरू करते हैं इसमें। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक निकाय है, ठीक है, माना m द्रव्यमानों के बहुत सारे कणों से मिलकर एक निकाय बना है। मतलब क्या है भाई, एक पत्थर है जो कि किससे मिलकर बना है, खूब सारे कणों से मिलकर के बना है। तो मैंने कहा ये रहा वो पत्थर जो कि खूब सारे कणों से मिलकर के बना है। अब मैं कहता हूं कि जिसे क्या करूं, तो मैं इस AB, ये जो दिख रहा है आपको AB अक्ष के परितः घुमाना चाहता हूं, बना है, तथा जिसे AB अक्ष के परितः घुमाया जाता है। इसको AB अक्ष के परितः क्या कर रहे हैं भैया, घुमा रहे हैं, घुमाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं कि AB अक्ष के परितः हम इसको घुमाते हैं। ठीक है, तब यदि, अब देखिए, तब यदि CD गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष हो तथा AB पैरेलल CD हो, तब भाई थ्योरम है तो कंडीशनली ही प्रूफ होगी, है ना। लॉ होता तो अनकंडीशनल होता, थ्योरम है तो कंडीशनल होगी। तो क्या कंडीशन आई कि ये CD के पैरेलल ही होनी चाहिए भाई AB। ये जो CD है, CD कौन है भाई, जो सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है एक्सिस, वो है, तो ये उसके पैरेलल ही होगी। CD हो तब क्या करेंगे भाई, तब कुल जड़त्व आघूर्ण जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, किसके बराबर होगी, तो कुल जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के परितः उत्पन्न आघूर्ण तथा निकाय के, ये द्रव्यमान केंद्र के परितः कुल आघूर्ण कितना ICM प्लस निकाय के क्या MA², निकाय के कुल द्रव्यमान
तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या कहेंगे भैया, अर्थात क्या समझ में आता है, तो I इक्वल्स टू ICM प्लस MA²। यह स्टेटमेंट हमने यहां पर मान ली, इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट सपोज कर ली। अब यहां पर हमें कुछ कुछ काम करना शुरू करना है, तो क्यों ना मैं अब कहता हूं कि देखिए, अब मैं ऐसा कहता हूं उसी डायग्राम के लिए, है ना, क्या चल रहा है भैया, समांतर अक्ष प्रमेय। मैं कहता हूं देखिए, यदि कोई बिंदु P पर m द्रव्यमान का कण हो, क्या भैया, यहां पर एक m द्रव्यमान का कण है, ये देखिए, ये P पर यहां पर, ये P पर यहां पर एक m द्रव्यमान का ये कण है। अब अगर ये m द्रव्यमान का कण है इस P पॉइंट पर, तो मैं इसके लिए निकाल सकता हूं क्या भाई, जड़त्वाघूर्ण। तो देखिए, तब AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या कहते हैं भाई, I इक्वल्स टू क्या होता है, mr² होता है, यही होता है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, मास तो m है, लेकिन यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये तो a प्लस एक्स है ना, ये देखिए, ये ए बी के अबाउट इसको घुमाना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a प्लस एक्स। तो देखिए, चूंकि ए बी से P बिंदु की कुल दूरी कितना है भैया, तो a प्लस एक्स। अतः अब हो गई यहां से बात, क्या कह सकता हूं भैया, अतः I इक्वल्स टू, अब मिलेगा क्या मुझे, तो m, मास तो उसका m है, और r² की जगह मिल जाएगा ax का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं, तो ऐसे ही कुल की बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं समीशन ऑफ m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सबका योग की अगर बात करते हैं तो यहां पर तो यही काम करना पड़ता भैया कि टोटल का योग, तो योगफल के लिए तो हमें एक चिन्ह लगाना पड़ता है सिग्मा का भी, ठीक है, जो कि हमें योगफल के बारे में बताता है। आइए आगे की कहानी, आगे की कार्रवाई की जाए। क्या करना हूं, अगर मुझे ये दिख रहा है तो क्यों ना मैं इसको ओपन कर दूं, है ना, चलिए ओपन करते हैं। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, जरा देखिए, I इक्वल्स टू, सबमिशन का चिन्ह वैसे ही छोड़िए, यहां पर आपके सामने में है भैया m, ठीक है ना, m, अंदर क्या बना, तो ये हो गया a² प्लस x² प्लस 2ax, यही बनेगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो भैया a² प्लस x² प्लस 2ax। अब क्या करना है, अब इसको बांट दीजिए सभी को, समीशन ऑफ m a², अच्छा, समीशन ऑफ m x², अच्छा, तो समीशन ऑफ m 2ax, सबको बांट दिया। अब क्या करूं भाई, तो अब जरा इसके लिए हमें कुछ कुछ बातें करके आनी पड़ेगी, ठीक है, इन सभी के लिए कुछ कुछ चर्चा तो करनी पड़ेगी, ठीक। आइए चलिए इन सब की चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक एक करके शुरुआत कर लीजिए। सबसे पहले इसके लिए चूंकि समीशन ऑफ ma² जो लिखा हुआ है, अब a जो है, एक बात देखिए, a तो ये वाली डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगी या घटेगी, ये डिस्टेंस तो इतनी रहेगी, a ही रहेगी, क्योंकि हमें ये ए बी एक्सिस फिक्स है कि इसी ए बी एक्सिस के थ्रू इसको घुमाना है, तो ये तो फिक्स है, मतलब a तो इतना ही रहने वाला है,
यानी जब a इतना ही रहने वाला है तो यहां पर इसी टर्म को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि a स्क्वायर समेशन ऑफ m, है ना। क्यों भाई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी, ए अक्ष ए बी तथा सी डी के बीच की दूरी है। क्या है भैया, इन दोनों के बीच की दूरी है। अब इन दोनों के बीच की अगर दूरी है तो वो नहीं चेंज होगी। और समीशन ऑफ m का मतलब क्या समझते हैं, ये m नंबर ऑफ n नंबर ऑफ कणों से मिलकर के बना तो m प्लस m प्लस m प्लस m, बड़ा m लिख लेते हैं, ये हो गया a स्क्वायर, कैपिटल M लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ma स्क्वायर। क्या मिल गया, ये ma स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर इतना नहीं भी करना तो यहां से डायरेक्टली भी लिखी जा सकती है एक बात कि I इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने लिखा था समीशन ऑफ क्या होता है ma स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, समीशन ऑफ ma स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये तो मिल गई हमें फर्स्ट टर्म, ठीक, जहां से ma स्क्वायर, चलो छोड़ो इतना ही रहने देते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं। समीशन ऑफ mx स्क्वायर को थोड़ा सा देख लिया जाए। समीशन ऑफ mx स्क्वायर को अगर हम देखते हैं, है ना, तो समीशन ऑफ mx स्क्वायर में अगर मैं कहता हूं आपसे तो ये आप लिख सकते हैं क्या, ICM। क्यों CM, देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस जो जा रही है, CD जो अक्ष जा रही है, इससे इस m द्रव्यमान की दूरी x यूनिट है, और I इक्वल्स टू तो यही होता है ना mr स्क्वायर। क्या होता है, mr स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ गया, तो I इक्वल्स टू मैं कहता हूं mx स्क्वायर अगर लिखा है तो ये किसके अबाउट है, किसके अलोंग है, तो ये CD अक्ष के अलोंग, और CD कौन है, सेंटर ऑफ मास वाला, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ICM लिखा जा सकता है। तो चलिए भैया इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया कि ये जो है हमारा क्या है, ICM। ठीक है, mx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ICM, मतलब ये क्या हो गया, तो ये है जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः, तो इसीलिए ICM लिखा है, सेंटर ऑफ मास से जो गुजरेगा उससे है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट समझ में आए। अब तीसरा एक और बचा है भैया, कौन, समीशन ऑफ टू MAX। तो थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समीशन ऑफ टू MAX, अगर मैं समीशन ऑफ 2MAX की बात करता हूं, है ना, तो ये मैं कहूंगा कि ये कहां से होकर गुजर रहा है भैया, तो ये देखिए ये जो पूरा है 2A तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, 2A हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए। अंदर क्या लिख लेता हूं मैं, अंदर की तरफ सिर्फ और सिर्फ लिखता हूं किसको, MX को। अब यहां पर जो हमारा MX है उसकी हम जरा चर्चा करें, तो MX के लिए क्या कहेंगे भाई, तो मैं कहता हूं कि M इंटू एक्स, ठीक है, M इंटू एक्स, अगर X कहां से डिस्टेंस है, X डिस्टेंस इस द्रव्यमान केंद्र से, तो कोई भी पिंड हो अगर द्रव्यमान केंद्र के परितः की हम जब बात करेंगे यहां से इधर और यहां से इधर, तो इसका हमेशा ही m इंटू एक्स की वैल्यू टोटल करेंगे तो कितनी रहेगी, 0। क्यों रहेगी 0, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के अंतर्गत, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के अंतर्गत, या मैं कहूं इसमें गुरुत्व केंद्र के अंतर्गत, तो ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा रहने वाला, चाहे तो बराबर रहने वाला है ना, तो मतलब ये स्वतः ही अपनी स्थिति परिस्थिति में चेंज नहीं करता, यानी हर एक जगह से अगर इनका समीशन देखेंगे तो कितना आने वाला है, 0। तो चलिए लिखते हम जरा कि चूंकि
द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष, कौन सा अक्ष है भैया? CD के परितः पिंड सदैव, भाई बीचों बीच है तो कैसा रहेगा? संतुलित। पिंड सदैव संतुलित रहता है। पिंड सदैव कैसा रहता है? संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। तो संतुलित रहता है ना। अतः समीशन ऑफ mx की वैल्यू कितनी लिख लूं भैया? 0। ये जो mx है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 2mx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं कहता हूं इसके बाद अर्थात क्या लिख सकता हूं भाई? 2m समीशन ऑफ x था, सॉरी 2a है ना, समीशन ऑफ mx, बिल्कुल 2a समीशन ऑफ mx जो था, यहां पर मुझे पता चल गया कि भैया ये mx की वैल्यू कैसी आने वाली है? 0। क्यों आने वाली है? क्योंकि अगर द्रव्यमान केंद्र के परितः की बात कर रहे हैं, इसके परितः बात करेंगे, ये रहा द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र के परितः ये पूरा ही ऑब्जेक्ट जो रहता है वो संतुलित रहता है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र को कंसीडर ही करते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच है। तो इस पर जड़त्व आघूर्ण की जब बात करेंगे तो भैया ये कितना आने वाला है? तो ये समीशन का आने वाला है 0। तो ये हो गया 0। अब क्या कहें भाई? अतः जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकला हुआ था उसकी अब चर्चा करें। अतः इसको कुछ समीकरण नाम दे देते हैं, है ना। इसको देते हैं समीकरण ए। समीकरण ए से कहां से चले भाई? समीकरण ए से ma स्क्वायर mx स्क्वायर क्या है? ma स्क्वायर mx स्क्वायर। I इक्वल्स टू हमने देखा था समीशन ऑफ ma स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ mx स्क्वायर प्लस ये देखा हम लोगों ने क्या भाई? 2a समीशन ऑफ mx, इसको भी अंदर ही रखिए, समीशन ऑफ 2max। अब इन सब की वैल्यू निकाल चुके, समीशन ऑफ ma स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली। समीशन ऑफ ma स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई? तो ये है हमारा कैपिटल ma स्क्वायर। कितना? कैपिटल ma स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये कितना है भैया? ये है कैपिटल ऑफ ma स्क्वायर प्लस, अगर इसकी हम बात करते हैं mx स्क्वायर की, तो ये है भैया सेंटर ऑफ मास के अलोंग जड़त्व आघूर्ण, है ना। जो गुरुत्व केंद्र से पास हो रहा अक्ष उसके परितः है जड़त्व आघूर्ण, तो ICM हो गया। और इसकी वैल्यू हमने 0 निकाली। तो फाइनली मैं कह सकता हूं क्या कि I जो है वो किसके बराबर आ गया? ICM प्लस ma स्क्वायर के। किसके बराबर आ गया? ICM प्लस ma स्क्वायर के बराबर इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। यानी जो हमने यहां पर सिद्ध करने के लिए ठाना था कि भैया समांतर अक्ष के प्रमेय में क्या होता है कि किसी भी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और ये प्लस पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी, पिंड का द्रव्यमान m तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी a स्क्वायर के गुणनफल के, इन दोनों के बीच के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब I इक्वल्स टू ICM प्लस ma स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब चाहे आप तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि डेरिवेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पीछे कर देता हूं, आप सबसे पहले ये लिखेंगे, है ना, डायग्राम प्लॉट करेंगे और ये चीज लिखेंगे। फिर हम लोगों ने इसमें बात कर ली है कि भैया क्या क्या कंडीशन है। हमने कहा कि भैया ए भी एक क्या है भाई? एक एक्सिस है जिसके अबाउट इस पूरे पिंड को घूमना है। तो मैंने कहा चलो भैया एक पिंड ले ही लो ना, एक कण ले ही लो। आप बोल दो कि भैया ये एक m द्रव्यमान का कण है जो कि P पॉइंट पर है। अब इसमें समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से ये a डिस्टेंस पैरेलल है, ये वाली अक्ष जिस पे से आप ले जाना चाहते हैं, इसको घुमाना चाहते हैं, ये हमारी क्या है भाई? ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन है। ये जो है ये एक्सिस कौन सी है जिसके परितः हमको घुमाना है? तो कहते हैं कि भैया ठीक है आप घुमाओ, चलेगा। जितना सेंटर ऑफ मास के परितः आपको जड़त्व आघूर्ण मिल रहा था,
सेंटर ऑफ मास के परितः कितना मिल रहा था, आईसीएम। आईसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा m, है ना, ये सिंपली m a स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए सेंटर ऑफ मास के x स्क्वायर, सॉरी, है ना, x स्क्वायर m x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये x डिस्टेंस है p पॉइंट तक का, ये तो कितना हो जाएगा m x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, इसके CD के अलोंग ये P पॉइंट का जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है वो तो mx स्क्वायर है ही। आपने ये CD अक्ष जो थी उसको हटा करके यहां कर दिया। आप ऐसा काम कह रहे हैं कि भैया हमारे पास में ऐसी कोई डिस्क है, ऐसी कोई डिस्क है ना, भरी हुई डिस्क है मान लीजिए। मैं पहले कह रहा था कि भैया इसको चलाओ कहां से, बिल्कुल केंद्र पर से। आपने ना अपने पेन के ऊपर ऐसा काम करके देख सकते हैं, पेन के निब में एक पेपर फंसाइए, एक पेपर, जो कि पेपर बिल्कुल बीचों बीचों गोल काट करके पेपर फंसा दिए, एक चकती आपने फंसा दी अपने पेन के ऊपर। अब उसको गोल गोल घुमाइए, ये वाली कंडीशन ये है भैया। अब गोल घुमाते समय आप क्या करो, आप यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दो, मतलब एक पेन से है ना एक दाग बना दो, एक सर्कल बना दो, छोटा सा एक पॉइंट बना दो, और उस सर्कल को आप अब देखो चलते हुए। ठीक है, बिल्कुल बराबर से ऐसा चलते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना ना अब यहां से नहीं घुमाओ, अब ना अपने उसी पेपर में यहां से छेद कर दो, यहां से होल कर दो, थोड़ा साइड में से होल कर दो। अब इस पी पॉइंट को चलता हुआ देखो, अब ऐसा नहीं दिखेगा जैसा पहले दिख रहा था। तो क्या अंतर आ गया, क्या जड़त्व आघूर्ण उसमें मिला, मतलब मास की कैलकुलेशन अल्टीमेटली हम करना चाह रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण कितना मिलेगा, क्या बदल जाएगा। जब इसके अलोंग जब हम इसके जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे थे तो ये हमारा mx स्क्वायर था, तो हमने कहा कि भैया ये mx स्क्वायर में आप और ऐड करो किसको, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, मतलब ma स्क्वायर, किसको, ma स्क्वायर को। तो फाइनली यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि I इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, mx स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब अगर आपको सिंपली देखी जाए तो टोटल द्रव्यमान प्लस इसके अलाउंग अगर आप जाएंगे तो करेंगे क्या, करेंगे तो यही ना x, ठीक है, का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो मतलब अगर मेरे पास में इस तरीके से एक एक्सिस है, इसके अलोंग मुझे रोटेट करना है, और मुझे ये सेंटर वाले पॉइंट के लिए पता है कि भैया यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो है 2 पॉइंट, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई उसको हमने कह दिया 3 पॉइंट। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, यहां का जो भी द्रव्यमान है वो द्रव्यमान रहने दो। आपको अगर मान लीजिए यहां का द्रव्यमान मैंने कह दिया 2 kg, तो सिंपली आपके लिए इस आई का मान, जो नया आई बना, इसका मान कितना मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, ये जो यहां पर मास आपको दिख रहा है 2, है ना, इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 2, 3 3 जा 9 प्लस 4, है ना, 9 4 13, 2 नहीं 26। क्या आंसर मिल जाएगा आपको, 26। और आंसर होगा क्या भैया, तो केजी ए है, केजी, और ये क्या भैया डिस्टेंस है, केजी मीटर स्क्वायर। क्या मिल गया, केजी मीटर स्क्वायर। चलिए ना एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पॉइंट तो समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 50 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः 200 ग्राम सेंटीमीटर है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये देखिए भैया, ये रहा फिर से हमारा ये पिंड, ये रहा उसका द्रव्यमान केंद्र, इस केंद्र के परितः एक यहां पर P पॉइंट है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है ना, इसके परितः ICM का मान दे रहे भाई, जड़त्व आघूर्ण किसके परितः, द्रव्यमान केंद्र के। ये क्या है, जड़त्व आघूर्ण किसके परितः, द्रव्यमान केंद्र के। कितना हो जाएगा भाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है 200 ग्राम, है ना, पर स्क्वायर, सॉरी पर क्यों, 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और द्रव्यमान कितना भाई, 50 ग्राम के एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, यानी कुल द्रव्यमान है 50 ग्राम, ठीक, कुल है 50 ग्राम। अब कह रहे हैं कि इस अक्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, अक्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 5 समांतर अक्ष के परितः, ठीक है,
अक्ष से कितनी भाई 2 सेंटीमीटर, अक्ष से दूरी 2 सेंटीमीटर, अक्ष से दूरी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो मुझे इसके समांतर स्थित है ना मुझे ज्ञात करनी है क्या, आई। तो आई होता है भैया ICM प्लस, हमने अभी देखा क्या होता है भाई MA स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ICM प्लस MA स्क्वायर। तो ICM की वैल्यू यहां पर गिवन है 200, कितनी गिवन है भाई 200 प्लस, अगर मैं यहां पर करता हूं कितना MA स्क्वायर, तो M की वैल्यू है 50, A स्क्वायर की वैल्यू है 2, इसका कर दीजिए स्क्वायर। यहां पर ये कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हटा दो, है ना, ये 5 का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा आंसर, देखिए ये हो गया 200 प्लस ये कितना होगा भाई, तो 50 गुणे 2 दूना 4, मतलब 200 प्लस 200 यानी 400। और यूनिट क्या हो गई इसके परितः है, तो ग्राम में चल रही थी तो ग्राम में ही लिख देता हूं, ये हो जाएगी ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 400 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसकी बात हो गई भाई, ये हो गई हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, ये हमारी ये थी यहां से, और मुझे एक अलग जगह से कैलकुलेट करना था जहां पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को दी गई थी कि भैया ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और इसके परितः जो इसका ICM था, ठीक है ना, इस अक्ष के परितः, ये CD अक्ष के परितः जो ICM था, है ना, जड़त्व आघूर्ण जो 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो पिंड था, ये पूरा ही पिंड कितने का था भैया, तो ये था हमारा 50 ग्राम का, ठीक है ना। अब यहां से एक पॉइंट P पर, है ना, वो जो 5 था वो स्थित P पर, दूरी पर स्थित P पर समांतर अक्ष निकालना था हमारा, तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक। चलिए, आसान सा लगा भाई, है भी इजी। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब हम जरा देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, ठीक है। ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, अब हमारे पास है क्या भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब लंब अक्षों का प्रमेय। तो ये कह रहे हैं भाई कि किसी समतल पटल पर, है ना, मतलब प्लेन ने बिना या उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित 2 लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिससे होकर लंब अक्ष गुजरता है। कुछ नहीं कह रहे भाई, बहुत ही आसान सा है, देखो इधर देखो, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर मैं ऐसा एक कोई सा भी लेमिना ले लो, कोई सा भी इस तरीके से हमने एक ये ले लिया। अब मैं कहता हूं कि यहां पर 2 पॉइंट्स हमने मार्क कर लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसमें एक्सिस बना ही लेते हैं, है ना। ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है। तो एक कहीं पर भी द्रव्यमान, यहां पर मैं कहता हूं कि यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, इसको आप कह दीजिए ये है मेरा पॉइंट P, यहां पर m द्रव्यमान स्थित है। अब ये कह रहे हैं, जरा देखिए क्या है कि भाई किसी समतल पर, अब ये समतल ये एक प्लेन है भाई, XY प्लेन में हूं मैं, XY अक्ष में हूं मैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, इस तल के लंबवत अक्ष, तो चलिए लंबवत अक्ष पे चलते हैं। दोनों अक्षों से जो तल बना उसके लंबवत अक्ष की जब बात करेंगे तो ये अक्ष मिलेगा मेरे को, Z एक्सिस मिलेगी, ठीक है। अब आपको दिख रही है क्या, मतलब ये हमारे तल में है, ये जहां पर है उस तल में है और ये इसके लंबवत अक्ष हो गई, ठीक है। तो उस तल में स्थित 2 लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका इसके परितः जो घूमते समय जो जड़त्व आघूर्ण निकलेगा वो इस x अक्ष के परितः और इस y अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण आएगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब ये कह रहे हैं IZ जो होगा, जो लंबवत अक्ष है, वो उसका जड़त्व आघूर्ण x अक्ष के परितः ये जब पिंड घूम रहा होगा उसका जड़त्व आघूर्ण प्लस y अक्ष के परितः जब y अक्ष के परितः जब घूम रहा होगा तब उसका जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। तो मैं कहता हूं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वर्क कर करके क्या कह लिया, मैं कहता हूं यहां से इसको लेकर के आइए, तो मैं कह देता हूं कि ये ओरिजिन है,
ये कह रहे हैं ना कि कहां पर मिलेगा भाई, तो जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वहां पर मिलेगा। तो ये इसको O लिख देता हूं ओरिजिन। यहां से इस M की दूरी को मैंने कह दिया भैया ये कितना है, इसको मैं कह देता हूं R दूरी पर स्थित है। अब इसलिए R दूरी पर, अगर ये R दूरी पर स्थित है तो ये आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको X, इसको Y से डिनोट करते हैं, यानी ये वाली डिस्टेंस भी Y होगी, ये वाली पूरी डिस्टेंस X होगी, तो इसको भी मुझे क्या लिख लेना होगा, X लिख लेता हूं। डायग्राम अगर यहां पर क्लियर है तो एक एक करके हम इसके लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए, है ना, इसके लिए स्टेटमेंट यहीं पर मैं लिख ही देता हूं ताकि अगले स्लाइड पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हल करने के लिए मैं लिखता हूं, माना एक m द्रव्यमान का कण, कैसा भाई, m द्रव्यमान का कण, ठीक है, XY समतल में रखा हुआ है। ठीक है, कहां रखा भाई, XY समतल में इसको रखा हुआ है। तब इसका जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, तब इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है यदि केंद्र बिंदु से इसकी दूरी R हो। तब क्या कर सकते हैं भाई, अगर R हो तो इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं। क्या नेमिंग कर दी जाए, तो मैं कह देता हूं ये वाला पॉइंट M द्रव्यमान था, इसको कुछ नाम देता हूं, मैं इसको A कह देता हूं, इसको मैं कहता हूं B, चलेगा। तो मैं कहता हूं किसी भी एक त्रिभुज में आ जाइए और हम काम शुरू कर ले। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर लिया सॉल्व। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर हैं, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। तो यहां से अब हम बनाते हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं लंब अक्ष प्रमेय। क्या कह रहे भाई, लंब अक्ष प्रमेय। अब लंब अक्ष प्रमेय में कहना क्या चाह रहे भाई, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको यह समझ में आता है कि इस कंडीशन में अगर अवेलेबल है, तब जरा देखिए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ए और इसको P ले लेता हूं। ये पॉइंट जो है ये P पॉइंट है, M मतलब P, APO में, APO में आपको क्या दिख रहा है भाई, त्रिभुज APO, ये इसमें देखिए, ये इसमें अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हमें पता है ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे होता है। तो ये कितना दिख रहा है भाई, AO प्लस AP इक्वल्स टू OM। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA प्लस OP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर OA प्लस AP का स्क्वायर, OA प्लस AP का स्क्वायर, AP का, इसको P करिए। ठीक, अब इसके अंतर्गत समझ में आया कि भाई ये R स्क्वायर जो है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ये R स्क्वायर जो होगा हमारा, ठीक है, जो R स्क्वायर होगा वो ये वाली डिस्टेंस OA X है और AP Y है, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर के। अब चलिए हम जरा बात करते हैं यहां पे कण, M द्रव्यमान के कण का X अक्ष के परितः, X अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना लिखेंगे। अगर X अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं तो मैं लिखता हूं IX। ये किसके बराबर होता है भाई, तो ये होता है जो उसका मास है, कितना हो जाएगा IX, X अक्ष इसके परितः, तो इसके परितः की हम बात करते हैं,
इसके परितः की हम अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है भाई, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, y है, तो m y स्क्वायर हो जाएगा। x अक्ष के परितः कितना हो जाएगा, m y स्क्वायर। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, कितना हो गया, m y स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार कण का y अक्ष के परितः क्या करे भाई, y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो y अक्ष के परितः कितना होगा, आई वाई से डिनोट करें, m डिस्टेंस इनके बीच की x स्क्वायर। देखिए y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, x। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेते हैं तो y अक्ष पे लेंगे तो कितना होता है, x, और x अक्ष से ये दूरी लेंगे तो कितना होगा, ये y। तो मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, m y स्क्वायर। ये कितनी बन गई, ये बन गई हमारी m y स्क्वायर, और ये बन गई m x स्क्वायर। ये मिल गई आई एक्स और आई वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई भाई, आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो हमें यहां पर वैल्यू मिली हुई है ना, यहां पर देखिए, ठीक है, इसमें दोनों तरफ द्रव्यमान m का गुणा करने पर m का गुणा कीजिए, कितना मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। अब आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, तो चलिए एक और चीज इधर से कैलकुलेट करके ले आते हैं। इसी प्रकार कर्ण का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, z अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसकी अगर बात करते हैं तो आई जेड से लिखेंगे इसको, और क्या होगा, m, दूरी कितनी है उधर से, r स्क्वायर। z अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, r, x अक्ष से दूरी y, और y अक्ष से दूरी x। तो भैया ये तीनों चीजें हमने लिख ली। अब आपको क्या दिख रहा है, यहां से देखिए, इसको a, इसको b और इसको c कह दीजिए, है ना। तो मैं लिखता हूं समीकरण ABC से, एम आर स्क्वायर मतलब आई जेड, एम एक्स स्क्वायर मतलब आई वाई, प्लस एम वाई स्क्वायर मतलब आई एक्स। क्लियर हो गई क्या बात, कि आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। मतलब जो हमारे जेड एक्सिस के अलोंग जड़त्व आघूर्ण होगा वो योगफल होगा हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलोंग जो जड़त्व आघूर्ण हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम क्या भाई, लंब अक्ष प्रमेय। और ये दोनों ही प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है, समांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय। इस चैप्टर से स्कूल में आपको एक क्वेश्चन पक्का है आना, और वो जो क्वेश्चन होगा या तो वो समांतर अक्ष थ्योरम होगा या फिर वो लंब अक्ष थ्योरम होगा, एंड डेफिनेटली होगा। क्या चल रहा है यहां पर, तो यहां पर हमें बात समझ में आ गई कि लंब अक्ष प्रमेय कहने का मतलब है कि भैया जेड अक्ष के अलोंग, ठीक है, कौन सा, जेड अक्ष के अलोंग जो हमारा मिलेगा जड़त्व आघूर्ण, वो जिस समतल में रखा गया है, XY समतल में रखा गया, तो XY समतल में जहां रखा गया है पिंड, उन दोनों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। यानी लंबवत अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा, जिस प्लेन में उस कण को रखा गया है, उस प्लेन के दोनों ही अक्षों के परितः जो आघूर्ण होगा उसके योग के बराबर हो जाएगा। ये XY प्लेन में रखा था तो IX प्लस IY के बराबर हुआ IZ। अगर यही चीज दूसरे प्लेन में रखी गई होती है ना, इधर किसी अलग प्लेन में रखी गई होती, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेते कि बची हुई जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसके अलावे जो प्लेन्स हैं उन दोनों के आघूर्णों के योग के बराबर होगा परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, चलिए, तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, है ना, एंड विल मूव अगले पॉइंट पर भी जरा देखते हैं।
ठीक है, इसके बाद ये रख लीजिए। ठीक, चलिए तो आता हूं मैं, जरा इससे संबंधित एक सवाल कर लिया जाए, है ना, एक क्वेश्चन कर ले, एक न्यूमेरिकल कर ले, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि भैया जो हमने अभी सीखा वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही चलने वाला है जैसा कि हम सोच रहे हैं। तो देखिए एक सवाल करते हैं। सवाल कहता है कि एक वृत्तीय चकती के केंद्र से गुजरने वाले उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः चकती का जड़त्व आघूर्ण 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके व्यास के परितः चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई कह रहे हैं कि एक वृत्तीय चकती के केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत अक्ष के परितः आपके सामने जो दे दी गई वो दे दी गई कितना भाई, लंबवत अक्ष के परितः, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण 150 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, ये आघूर्ण है ना, ये आघूर्ण है भाई। चलिए ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यू दी गई है। ठीक, तो हमसे ये मांगा जा रहा है कि उसके व्यास के परितः चकती का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो भाई एक बात समझ में आई, ये रहा, ऐसी एक डिस्क है, चकती है मतलब डिस्क है, और इसके लंबवत अक्ष की बात मतलब इसको मैं कह देता हूं क्या, इसको मैं कहता हूं आईजेड। इस आईजेड का मान दे दिया गया 150 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके व्यास के परितः, तो व्यास के परितः का मतलब क्या है, व्यास क्या होगा, ये होगा व्यास, ले लीजिए यहां से यहां तक ले लेता हूं, ये चकती के ये दोनों सिरों पर रख दिए दो मासेस, ये हो गया इसका व्यास। भाई व्यास है तो जितना इस केंद्र से अगर आर डिस्टेंस पे ये होगा तो आर ही डिस्टेंस पे ये भी होगा। अब वो वृत्ताकार है ना, थोड़ी सी लंबी से आपको दिख रही है लेकिन ये पूरी वृत्ताकार है। ठीक है, चकती है, तो अगर इधर से भी आर है तो ये भी कितना होगा आर। चलिए मैं उसको वृत्ताकार बना ही लूं, ठीक है, मैं वृत्ताकार बना ही देता हूं। चलिए ठीक, अभी ठीक है कुछ हद तक बातें। यहां से ये क्या है भाई, ये और ये दोनों डिस्टेंसेस, अगर ये आर है तो ये भी आर होगी। आईजेड की वैल्यू हमको दे दी, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस में परपेंडिकुलर वाले की बात कर ली इन्होंने। अब कहना चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के लिए, इसके लिए और इसके लिए, तो एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली अगर हम कंसिडर करें तो देखिए मैं कहता हूं कि चकती के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसके लिए हम बात करें तो मैं कहता हूं कि आई एक्स जो होगा वो बराबर होगा आई वाई के। किसके, आई एक्स जो होगा वो बराबर होगा आई वाई के। बराबर मन करे तो एक नया वेरिएबल आई ले लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चकती का जो द्रव्यमान रहने वाला है, ये जो चकती है इसका जो द्रव्यमान है वो इधर साइड पे, मतलब एक्स एक्सिस के लिए आप रोटेशन निकालिए, जड़त्व आघूर्ण निकालिए, या फिर वाई एक्सिस के लिए जड़त्व आघूर्ण निकालिए, दोनों के लिए तो बराबर ही होगा ना। टोटल मास तो टोटल मास है। तो क्योंकि चकती का द्रव्यमान m नियत है एवं उनके बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर है, अब त्रिज्या है तो भैया यही तो होगा। ये जो मैंने लिखा है ये कोई गुनाह थोड़ी है। ये देखिए ये एम आर स्क्वायर, और इसको भी अगर आप करेंगे तो ये भी तो एम आर स्क्वायर ही होगा ना। तो मैं इसको आई लिख लिया तो क्या ही गुनाह किया। अब मैं कहता हूं अतः लंब अक्ष प्रमेय से, किससे, लंब अक्ष प्रमेय से, लंब अक्ष प्रमेय ने अभी आपको सिखाया कि भैया आई जेड जो होता है वो बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई के। यही सिखाया, यहां पर मैं कर लेता हूं। आई जेड बराबर हो गया भैया अब आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स की वैल्यू भी आई प्लस आई वाई की वैल्यू भी आई, और आई जेड की वैल्यू ये जो दी गई है ये किसकी वैल्यू है, ये आई जेड की है, लंबवत अक्ष की। तो 150, ये कितना हो गया भैया, तो 2i इक्वल्स टू 150।
यानी I इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, तो ये हो गया 150/2 यानी 75 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब जो Ix है वो भी 75 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा और जो Iy होगा वो भी 75 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्लियर होगी बात? मतलब दोनों ही ये बराबर बराबर होंगे तो 150 हो जाएगा। बराबर होने का कारण भी समझा दिया कि ये वृत्तीय चकती थी जिसका ये क्या था भाई, तो ये इसका जो व्यास था है ना, वो अल्टीमेटली 2 रेडियस का हिस्सा है भाई, दोनों रेडियस बराबर होंगे। और हमने देखा ये कि भाई यहां से मतलब जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उन दोनों से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी, तो दोनों कैलकुलेशंस बराबर थे तो भैया Ix और Iy की वैल्यू बराबर होगी। मतलब कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका है। चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। एंड हमने अभी क्रॉस वेरीफाई कर लिया किसका, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, उसके लिए भी हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए भी हमने कर लिया। एंड अतिरिक्त रूप से अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। चलिए, तो इस सेशन के लिए जो हमने टारगेट बनाया था वो टारगेट हमने अचीव किया कि हमें सीखना था क्या भाई, तो हमें सीखना था जड़त्व आघूर्ण के लिए प्रमेय, जहां पे हमने 3 प्रमेय की बात कर ली। एक हमने योगफल का प्रमेय किया, एक समांतर अक्ष का प्रमेय किया और एक लंब अक्ष का प्रमेय किया। तो इसी तरीके से सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कनेक्टेड हैं एंड कमिटेड हैं एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मतलब हम ये सारे ही कोर्सेस लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो आप या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम हो आप, आपको पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये पूरे ही सेगमेंट में आपको मिलते हैं कंप्लीट चैप्टर्स के कंप्लीट इंडिविजुअल वीडियोस, इसके साथ में आपको एक वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड और भी बहुत कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली पूरा ही कोर्स कंटेंट मिल जाता है। एंड अगर आपने ज्वाइन किया है भाई सीयूईटी, ओलंपियाड, एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि ये सारे कोर्सेज भी हम लेकर के आते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई अगर आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, मतलब आपको चाहिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड फटाफट से चेकआउट कर लीजिए बुक्स एंड ई बुक्स को। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वैसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशंस हो, कोई सुझाव हो, वो हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने सभी दोस्तों में फैला दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।